Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel EduTech IS. This is the third lecture of economics and today we are going to cover various important topics. वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ. दिस वीडियो इज़ मेक टू हेल्प वेरियस स्टूडेंट गेट क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके लिए वीडियो क्रूशियल है, देख सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं. इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सारे टॉपिक हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कवर करूँगा मैं, WPI, CPI, स्टैगफ्लेशन क्या होता है वो भी. हम वीडियो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम ज़ीरो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ठीक इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन, जबकि देयर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसके कारण हो सकते हैं बहुत सारे. तो कारण क्या है इन्फ्लेशन के कारण? पीपल हैव मोर मनी एंड प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस बात को. देखिए इन्फ्लेशन में क्या होगा. सपोज़ यहाँ पे एक एप्पल है. तो मैंने पहले कहा कि मार्केट में लोगों के पास ढेर सारा पैसा है. आपके पास पैसा बहुत सारा है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं, मनी बहुत सारा है और एप्पल ख़रीदना है आपको. एप्पल का प्रोडक्शन है वो गिर गया है, यानी कि एप्पल में मार्केट अभी सपोज़ कीजिए 10 ही एप्पल है टोटल, पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 10 एप्पल हो अगर, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन 10 एप्पल है तो पर एप्पल प्राइस बढ़ जाएगा. एक एप्पल हो सकता है कि वो 1000 रुपये में बिके, ठीक है, बेचने वाला बोले एप्पल का दाम 1000 रुपये, तो एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा. तो ये इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. यानी कि जब लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है और लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो गुड्स के पीछे जब भागते हैं तो गुड्स का दाम बढ़ जाता है. और ठीक इसका उल्टा डिफ्लेशन में होता है. डिफ्लेशन में क्या होगा वो भी समझ लीजिए. अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, हज़ारों एप्पल आ गए हैं और आपके पास पैसे तो नहीं है, पैसे बहुत कम है आपके पास, लिमिटेड, लोगों के हाथ में पैसे बहुत कम है. तो अगर लोगों के हाथ में पैसे बहुत कम हैं तो वो फिर इस एप्पल का प्राइस नहीं दे पाएंगे. तो अगर इतने सारा एप्पल प्रोड्यूस हो गया है तो इसको फेंक नहीं सकते, तो फिर एक एप्पल पर एप्पल प्राइस जो रहता है घट जाएगा. हो सकता है एक एप्पल का दाम 100 रुपीज़ ऐसा हो जाए, तो एप्पल का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में. और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता जाएगा तो हम और आप परेशान रहेंगे, आम जनता परेशान रहेगी कि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं. कल लेके आए थे आलू तो 30 रुपये किलो था, आज लेके आए हैं 50 रुपये किलो हो गया है, ठीक है. तो महंगाई ठीक नहीं है, वो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है. लेकिन डिफ्लेशन जब होता है तो हमें तो अच्छा लगता है कि चलो दाम घट गया, सस्ता हो गया, डिफ्लेशन हो गया, अच्छी बात है. लेकिन उसके भी नेगेटिव साइड्स हैं. जब डिफ्लेशन होगा तो उसके नेगेटिव साइड है. नेगेटिव साइड, जो प्रोड्यूसर है, जो ये उपजा रहा है, उसको उपजाने में कुछ कॉस्ट पड़ता है. इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कॉस्ट पड़ता है, बनाने में कुछ कॉस्ट पड़ता है. तो वो अगर उसको 100 रुपये बनाने में पड़ते हैं और कल को प्राइस कम हो के 80 रुपीज़ हो जाए मार्केट में, तो वो क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा, उसको तो घाटा हो जाएगा. तो अगर डिफ्लेशन होता है तो फिर प्रोडक्ट, जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको घाटा होता है. तो डिफ्लेशन अच्छा नहीं है. इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, लिटिल बिट इन्फ्लेमेशन इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी. ये इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है थोड़ा बहुत. तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है. अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो पॉलिसीज़ बनाती हैं
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। वो इसलिए बनाती हैं कंट्रोल द इकोनॉमी टू फाइट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो उनका टारगेट्स होता है, आरबीआई, हमारे यहाँ आरबीआई का टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को 2% से लेकर के 6% के बीच में रखती हैं। मतलब 2% से लेकर के 6% के बीच में ही महंगाई, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये उसका टारगेट है जो उसे ब्रीच नहीं करना है, इसी के बीच में। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम आरबीआई का है और उसके लिए वो वेरियस टूल्स यूज़ करती है, बात करेंगे आगे वीडियो में। तो आरबीआई इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग सर्टेन टूल्स। तो उसके पास कुछ टूल्स हैं, दो टाइप के टूल होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक होगा क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक दूसरा सवाल कि आरबीआई इन्फ्लेशन मेज़र कैसे करती है, हाउ डज आरबीआई मेज़र द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मेज़र करने के लिए इंडाइसेस होते हैं। एक इंडाइसेस है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है। सबसे पहले समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि जो गुड्स बिकते हैं या ट्रेड होते हैं वो होलसेलर बेच रहा है या मैन्युफैक्चरर कोई गुड खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, या होलसेलर जो है रिटेलर को बेच रहा है। उस केस में उसका जो प्राइस होगा, ठीक है, वो प्राइस को हम लोग, आरबीआई उस प्राइस को मॉनिटर करती है, उस प्राइस को देखती है। और इसमें एक गुड्स नहीं, देयर आर वेरियस गुड, मतलब बास्केट ऑफ गुड रखा जाता है डब्ल्यूपीआई में। लेकिन प्राइजेस कौन से लेते हैं, प्राइजेस वो लेते हैं जितने प्राइस में रिटेल दुकानदार वो सामान खरीद के ला रहा है। ठीक है, होलसेलर से दुकानदार जितने में खरीद के ला रहा है उस प्राइस को वो देखती है। द नंबर्स आर रिलीज बाय, अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इवन एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज़ अ की मेज़र फॉर इन्फ्लेशन, लेकिन आरबीआई अभी इसे यूज़ नहीं करती पॉलिसी पर्पस के पर्सपेक्टिव से। अब ये यूज़ नहीं होता, आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पब्लिश तो करती ही ज़रूर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे पब्लिश ज़रूर करती है। एग्ज़ाम्पल जैसे समझने के लिए अगर आप समझें तो ये होलसेलर होलसेल में इतना सारा प्याज बेच रहा है और बहुत सारे गुड्स हैं जो बिकते हैं होलसेल में, तो इन्हीं की प्राइस का एक बास्केट बनाया जाता है। ठीक है, एवरेज प्राइस ली जाती है और एवरेज प्राइस को हम कंपेयर करते हैं कि एक महीने बाद ये एवरेज प्राइस कितना बढ़ गया या घट गया। अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन है और घट गया है तो फिर नेगेटिव अगर चला गया है तो एक बेस ईयर भी होता है इसको कंपेयर करने के लिए कि प्राइजेस के लिए एक बेस ईयर हम लेते हैं और वो बेस ईयर है 2011-12, जिससे हम कंपेयर करते हैं उस ईयर के प्राइजेस से। और लगातार इसमें इस बास्केट में लगातार नंबर ऑफ गुड्स ऐड भी होते रहते हैं नए नए और कुछ हटते भी रहते हैं। देखेंगे इसके बारे में आगे। देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर यानी कि हम और आप जो कंज्यूमर हैं, जो रिटेलर से सामान खरीदते हैं, दुकानदार, वो कितने में सामान खरीदते हैं। जाहिर सी बात है रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद कंज्यूमर को वो सामान मिलता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स इस बात को मेज़र करता है कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना है या कंज्यूमर कितने में कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। ठीक है, और इसका जो डेटा है वो पब्लिश करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अप्रैल 2014 से आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है वो सीपीआई को देख करके पॉलिसीज़ बनाती हैं। सीपीआई को अडॉप्ट कर लिया है 2014 से, पहले डब्ल्यूपीआई चलता था, फिर अब सीपीआई से प्राइस मॉनिटर किया जाता है और उसी के रिगार्ड से पॉलिसीज़ बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। तो सीपीआई कैलकुलेट होता है, उसमें भी बास्केट ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, कैसा है, जैसे कि आप समझने के लिए मैं समझाऊँ, यहाँ पे बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं, फूड एंड बेवरेजेस 16% वेटेज, एंड हाउसिंग के इतने वेटेज हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल केयर, ये सब कुछ आ जाता है। केवल खाना पीना नहीं,
आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला भी है, हाउसिंग चार्ज कितना है, आजकल कितना चल रहा है, एडुकेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल केयर, ये सब कुछ उस पर्टिकुलर बास्केट में इंक्लूड होते हैं। और बास्केट अलग अलग नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। रूरल एरिया के लिए अलग है और अर्बन के लिए अलग है, क्योंकि रूरल एरिया गांव में रहने वाले लोग कुछ अलग ढंग से रहते हैं और अलग अलग चीज़ें का उपयोग करते हैं, और शहर में रहने वाले काफ़ी अलग। तो पैटर्न डिफरेंट है, जिसके कारण दोनों का अलग अलग निकलता है कि रूरल एरिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग और फॉर अर्बन एरिया इट इज़ डिफरेंट। वेटेज होता है, हर एक फील्ड के लिए वेटेज दिया जाता है। आगे इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करें, अगर WPI और CPI में डिफरेंसेस एग्जामिनेशन पर्पस से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में WPI न्यूज़ में भी था, क्योंकि WPI और CPI के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब इससे पहला जो अंतर है वो था कि पब्लिश कौन करता है, तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पब्लिश करती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। इसे CSO पब्लिश करता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर में आता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो WPI में केवल गुड्स कंसिडर होते हैं, सर्विसेज नहीं आते, और CPI सर्विसेज को भी कंसिडर करता है, सर्विसेज का भी वेटेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। अब आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ आइटम्स WPI में ज़्यादा आइटम्स कवर हैं, और वहीं CPI में रूरल एरिया के लिए 448 और अर्बन के लिए 460। ये रिवाइज भी होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। बेस ईयर 2011-12 और इसके लिए 2012। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो कवर करती हैं, WPI कवर करती है फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, और इसमें कुछ कुछ एडिशंस आपको दिखेगा, एडुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बार पाई चार्ट बना करके बताया था, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एग्जामिनेशन पर्पस से डिफरेंसेस याद रखना है। और सबसे अहम डिफरेंस है कि WPI में सर्विसेज मेज़र नहीं किए जाते, CPI में किया जाता है बेस ईयर। तो WPI और CPI का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में नंबर ऑफ़ आइटम्स भी अलग अलग हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि सर्विसेज को तो लिया ही नहीं जाता। लेकिन हाल फिलहाल में इसी कारण से न्यूज़ में था, क्योंकि ये गैप जो है, जो इंडेक्स रिलीज़ किया, और गैप हम देख रहे हैं गैप बढ़ता ही जा रहा है। अभी एक नया टर्म है जो न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, आजकल ये टर्म बहुत बार आ रहा है न्यूज़पेपर में, इसके बारे में भी जानते हैं। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज़ एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एन इकोनॉमिक फेसेस बोथ, इन्फ्लेशन भी हाई है, सामान का दाम बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा हाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ग्रोथ लो है। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन हाई है और पैसे भी नहीं है लोगों के पास, ग्रोथ जो है वो लो जा रहा है एट द सेम टाइम। अजीब सी बात है, पर ये कंडीशन अभी हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है और सामान के दाम भी बढ़े हुए हैं, या सर्विसेज के दाम भी बढ़े हुए हैं। तो ये स्टैगफ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि RBI यूज़ करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए और इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए, CRR, SLR, OMO, पॉलिसी रेट एंड दिस। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए पार्ट बाय पार्ट करके नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वांटिटेटिव टूल्स, फिर क्वालिटेटिव टूल्स, ऐसे पूरा इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।